तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ते हैं ग्रंथि। तो आज का टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ग्रंथि, ग्लैंड्स। तो समझते हैं ग्रंथि कितने प्रकार की होती हैं, ग्रंथि किसे कहा जाता है, ग्रंथि से क्या क्या स्राव होता है, सब आज डिटेल में पढ़ते हैं। तो ग्रंथि पहले समझ लेते हैं आखिर होता क्या है। देखिए, ग्रंथि ऐसा होता है, कुछ ऊतक या अंग होते हैं जो विशेष प्रकार के रसायन स्राव करते हैं। एक प्रकार के ऊतक होते हैं। ऊतक किससे मिलकर बना है? कोशिकाओं से मिलकर बना है। तो सबसे पहले क्या रही होगी? कोशिका। अब बहुत सी कोशिकाएं मिलेंगी तो क्या बनेगा? ऊतक। समझ गए ना? अब यही ऊतक जो होते हैं, कुछ ऐसे ऊतक होते हैं एक प्रकार के, जो या तो एंजाइम स्राव करते हैं, एंजाइम, या फिर क्या निकालते हैं? हार्मोन। जो हार्मोन, तो ऐसे अंग होते हैं शरीर में, कोशिका से मिलकर बना ऊतक। और ऊतक ऐसे बन जाते हैं जो या तो एंजाइम स्राव करेंगे या फिर क्या करेंगे? हार्मोन स्राव करेंगे। उन्हीं को, उस अंग को कहते हैं ग्रंथि। तो ग्रंथि का मतलब हो गया कि जो अंग शरीर में हार्मोन या एंजाइम का स्राव करते हैं उन्हें ग्रंथि कहा जाता है। तो यहाँ पर छोटा सा लिख लेते हैं, जो अंग दिखाई दे रहा होगा, आप लोग क्वालिटी ठीक कर लिया करो, ठीक है। जो अंग शरीर में हार्मोन या एंजाइम का स्राव करते हैं, उन अंगों को भाई क्या कहते हैं? ग्रंथि कहते हैं, ग्लैंड्स कहते हैं। ग्रंथि या ग्लैंड्स कहते हैं। देखिए, हमारे जीवन में एंजाइम होते हैं, इनका भी बहुत कार्य है, बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। और हार्मोन होते हैं, इनका भी बहुत कार्य है। क्योंकि शरीर में जो बदलाव होता है ना, आवाज़ में बदलाव, शरीर में परिवर्तन, आवाज़ का भारीपन, जितने भी बदलाव होते हैं वो सब हार्मोन के कारण होते हैं। समझ गए? तो ग्रंथि उसे कहा जाता है जिस अंग से हार्मोन रिलीज होगा या फिर एंजाइम रिलीज होगा। कह सकते हैं जिसका हार्मोन, जो अंग हार्मोन स्राव करते हैं या एंजाइम स्राव करते हैं, उन अंगों को ही ग्रंथि कहते हैं। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं अब। तो यहाँ पर छोटा सा लिखेंगे कि शरीर में हार्मोन बदलाव करते हैं। शरीर में हार्मोन बदलाव करते हैं। शरीर में जितने भी बदलाव होते हैं, परिवर्तन करते हैं, वो कौन करता है? हार्मोन करते हैं। और जो एंजाइम होते हैं वो शरीर में क्या करेंगे? एंजाइम होते हैं वो शरीर में पाचन क्रिया है, ठीक है ना, पाचन क्रिया, और भी कार्य करते हैं। कैटालिस्ट का काम करते हैं, उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। समझ गए? उत्प्रेरक का कार्य कौन करता है? एंजाइम करता है। और शरीर में बदलाव कौन करेगा? हार्मोन करता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि ऐसी ग्रंथियां होती हैं, कुछ ऐसी ग्रंथियां होती हैं, कुछ एंजाइम निकालती हैं, कुछ हार्मोन निकालती हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे ग्रंथियों के प्रकार। इसको आप लोग लिखते रहना, ठीक है ना। ग्रंथियों के प्रकार। तो ग्रंथियां मेनली होती हैं 3 प्रकार की। ग्रंथियों के प्रकार, तो ग्रंथियां होती हैं कितने प्रकार की भाई? 3 प्रकार की। तो एक ग्रंथि होती है, मतलब उसके एंजाइम और हार्मोन के आधार पर ग्रंथियों के प्रकार को एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो एक ग्रंथि होती है जिसको बोल सकते हैं बहिर्स्रावी ग्रंथि। बहिर्स्रावी ग्रंथि, इसको अंग्रेजी में कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। अभी सब समझाएंगे कि आखिर ये कौन सी ग्रंथि होती है, ये कौन सी होती है। बहिर्स्रावी ग्रंथि हो गई। एक होती है अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि। और एक होती है मिश्र ग्रंथि, जिसको बोल सकते हैं मिश्रित ग्रंथि।
ग्रंथि। अभी हम सब समझाएंगे कि आखिर इसको मिश्रित ग्रंथि क्यों बोला जाता है, कुछ ग्रंथि को बहिस्रावी क्यों बोला जाता है, किसको अंतःस्रावी बोला जाता है, सब समझाएंगे। अंतःस्रावी को अंग्रेजी में कहते हैं इंडोक्राइन, इंडोक्राइन, इंडोक्राइन ग्लैंड। और मिश्रित ग्रंथि को अंग्रेजी में कहते हैं मिक्स्ड ग्लैंड, मिक्स्ड ग्लैंड। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं बहिस्रावी ग्रंथि। बहिस्रावी ग्रंथि का एक नाम और होता है, इसको कहते हैं नलिका, नलिका युक्त ग्रंथि, नलिका युक्त, नलिका युक्त ग्रंथि। और इन ग्रंथियों को बोला जाता है नलिका विहीन, नलिका विहीन, विहीन, नलिका विहीन ग्रंथि। समझ गए। अब क्यों बोला जाता है, ऐसा क्या है, अभी सब समझा रहे हैं। देखिए, जो बहिस्रावी ग्रंथि होती हैं, सीधा सीधा पहला पॉइंट आप लोग को याद रखना है, जो बहिस्रावी ग्रंथि होती है इनसे निकलता है एंजाइम। इससे किसका स्राव होता है भैया, एंजाइम का स्राव होता है। बहिस्रावी ग्रंथि से किसका स्राव होगा, एंजाइम का। समझ गए। और दूसरी बात यह है कि एंजाइम जब निकलेगा तो एक नली से निकलेगा। किससे निकलेगा, नली से। समझ गए। और नली से निकलेगा तो ये एंजाइम जो है रुधिर से नहीं मिलेगा, तो रुधिर से यह संपर्क नहीं होता है, इसका एंजाइम किस रुधिर से संपर्क नहीं होता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे, इनका एंजाइम रुधिर से संपर्क नहीं होता है। ठीक है ना। और आप लोग सोच रहे होंगे बहिस्रावी तो शरीर के बाहर ग्रंथि है, ऐसा नहीं है। अंतःस्रावी शरीर के अंदर है, ऐसा नहीं है। बहिस्रावी ग्रंथि उसे कहा जाता है जिससे एंजाइम निकलता है और जिसका एंजाइम रुधिर से संपर्क नहीं होता है, जो आराम से शरीर में किसी अंग से निकलता होगा और शरीर के बाहर चला जाता है। समझ गए। या शरीर के कुछ अंदर ग्रंथियाँ होती हैं, उनमें निकलता है तो निकलेगा एंजाइम ही, लेकिन उनसे ब्लड नहीं निकलता है। वो मतलब एंजाइम निकलता है, उनके साथ रुधिर नहीं बहता है। ठीक है। और इसमें क्या निकलता है भाई, तो ये होती है नलिका विहीन ग्रंथि। मान लो ये ग्रंथि है, इसने अपना रसायन बनाया, तो जो रसायन होगा, स्राव होता है, वो होता है हार्मोन का। किसका स्राव होता है भाई, हार्मोन का। तो इन ग्रंथियों से क्या निकलता है, हार्मोन। तो इसकी परिभाषा ये दी जाती है कि वह ग्रंथियां जिनसे हार्मोन निकलता है उन ग्रंथियों को अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। और इसकी परिभाषा क्या लिखी जाएगी कि वह ग्रंथि जिससे एंजाइम निकलता है, जिससे एंजाइम का स्राव होता है, उन ग्रंथियों को बहिस्रावी ग्रंथि कहते हैं। तो देखिए, इससे जो हार्मोन निकलेगा वो सीधे हार्मोन किससे संपर्क में चला जाएगा, रुधिर के संपर्क में। ये एंजाइम रुधिर के संपर्क में नहीं होता है, लेकिन ये जो है हार्मोन वो रुधिर के संपर्क में होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे रुधिर के संपर्क में होता है। अब ऐसे समझिएगा, देखिए मान लो ये ग्रंथि है यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये ग्रंथि क्या करेगी, अपना हार्मोन सीधा निकालेगी और यहाँ है रुधिर, तो ये रुधिर से होते हुए पूरे शरीर में पहुँच जाएगा। समझ गए। अब मान लो ये ग्रंथि है इधर वाली, तो इधर वाले के बारे में समझो। ये वाली ग्रंथि है और ये शरीर में ही तो है ना ग्रंथि, तो शरीर में ही ग्रंथि है, तो एंजाइम निकलेगा तो किससे निकल के आएगा, एक नली से होते हुए जाएगा। इधर शरीर है या बॉडी है, कुछ भी है, रुधिर है, तो ये रुधिर से मिलेगा नहीं। तो एंजाइम कभी रुधिर से मिल करके नहीं चलता है और हार्मोन रुधिर से मिल करके रुधिर के साथ साथ बहता है। अब दूसरी बात समझ लेते हैं, मिश्रित ग्रंथि। तो मिश्रित ग्रंथि उसे कहा जाता है जिसमें एंजाइम और संग में साथ में हार्मोन, जिसमें एंजाइम और हार्मोन साथ साथ निकलता है। अच्छा, अर्थात ऐसी ग्रंथि जिससे एंजाइम भी निकलता है और हार्मोन भी निकलता है, ऐसी ग्रंथि को मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। समझ गए। तो एंजाइम भी निकलेगा इनसे और हार्मोन भी निकलेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एंजाइम और हार्मोन का स्राव होता है।
तो ये तो बात क्लियर हो गई। अंतःस्रावी ग्रंथि किसे कहते हैं? जिससे हार्मोन स्रावित होता है। बहिस्रावी जिससे एंजाइम स्रावित होता है। इसमें नली की आवश्यकता होती है, इसमें नली की आवश्यकता नहीं होती है। सीधा सीधा कहाँ छोड़ दिया जाता है? रुधिर में छोड़ दिया जाता है, और इसमें नली से होते हुए अंग में चला जाता है। अब समझते हैं हम लोग एंजाइम क्या है, हार्मोन क्या है, और कौन कौन सी ग्रंथि हार्मोन निकालती हैं, कौन सी ग्रंथि एंजाइम निकालती हैं, और कौन सी ग्रंथि हार्मोन और एंजाइम दोनों निकालती है। चलो आगे समझते हैं इसको। अब समझते हैं एंजाइम के बारे में। देखिए एंजाइम जो होते हैं एक प्रकार के ऐसे रसायन होते हैं। क्या होते हैं भाई? रसायन, केमिकल होता है ये। रसायन, रसायन होते हैं जो हमारे शरीर में होने वाली रासायनिक क्रियाओं, जैसे भोजन का पाचन, रसायन होते हैं जो शरीर में होने वाली रासायनिक क्रियाओं में भाग लेते हैं। जैसे में कैसे क्या लिखेंगे हम लोग? तो जैसे में जैसे भोजन का पाचन, जब भोजन का पाचन होता है ना, तो लार में लाइसोजाम एंजाइम, टाइलिन एंजाइम और भी बहुत प्रकार के एंजाइम होते हैं जो भोजन को पचाने में सहायता करते हैं। ठीक है। और ये और क्या करते हैं भाई? जटिल अणु होते हैं ना, हम लोग जो कार्बोहाइड्रेट खाते हैं या और भी जटिल अणु खाते हैं ना भोजन के रूप में, तो जटिल अणु को ग्लूकोज में चेंज कर देते हैं, ग्लूकोज में बदल देते हैं। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना? ग्लूकोज में बदल देते हैं। कौन बदलता है भाई? एंजाइम बदलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरी बात ये है, ये पाचन क्रिया में तो सहायता करेंगे ही करेंगे, और भी कार्य करते हैं। मतलब रासायनिक अभिक्रिया को स्पीड उसकी बढ़ा देते हैं। समझ गए? रासायनिक अभिक्रिया की स्पीड को बढ़ा भी सकते हैं, अर्थात ये उत्प्रेरक का कार्य भी करते हैं। ठीक है, इसको लिख लेना आप लोग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं हार्मोन के बारे में। तो हार्मोन क्या है समझते हैं। देखिए हार्मोन ही हमारे शरीर के विकास में सहायता करते हैं। समझ गए? ये वृद्धि करते हैं, ये शरीर का क्या करेंगे? विकास करेंगे। शरीर का विकास करते हैं। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना? शरीर का विकास कौन करता है? हार्मोन करते हैं, वृद्धि करते हैं, प्रजनन क्रिया में सहायता करते हैं। प्रजनन क्रिया में सहायता करते हैं। सब समझाएंगे कि कौन सा हार्मोन प्रजनन क्रिया में सहायता करता है। आपके दिमाग में यही तो क्वेश्चन है। दूसरी बात यह है कि जैसे कुछ लोगों को बहुत गुस्सा आता है, कुछ लोग बड़ा प्रेम करते हैं, तो ये सब कौन काम करता है? हार्मोन काम करता है। ठीक है ना? तो गुस्सा, घृणा, ठीक है, और प्रेम ना, कुछ लोग कहते नहीं है हमें तुमसे प्रेम हो गया है, तो ये सब काम कौन करता है? हार्मोन करता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं बहिस्रावी ग्रंथि, अर्थात एक्सोक्राइन ग्लैंड, अर्थात ऐसी ग्रंथियाँ जिनसे क्या निकलेगा भैया? एंजाइम निकलेगा, और जिसमें क्या होगी भाई? नली होगी। ठीक है ना? नली से एंजाइम निकलेगा। तो पहली ग्रंथि आपको हम बता दें, एक आपने ग्रंथि पढ़ी होगी सेरुमिन ग्रंथि। अंग्रेजी में इसको सेरुमिन ही कहा जाता है, सेरुमिन ग्लैंड। तो ये ग्रंथि जो है पाई जाती है कान में। कहाँ पाई जाती है भैया? कान में पाई जाती है। तो ये कान में ग्रंथि पाई जाती है, इससे क्या निकलता है? इससे मोम निकलता है। मोम एक प्रकार का क्या है भाई? एंजाइम है। समझ में आई बात? मोम क्या है? एंजाइम है। दूसरी ग्रंथि के बारे में पढ़ते हैं। सेरुमिन ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? कान में पाई जाती है। इससे क्या निकलता है? मोम निकलता है। ध्यान रखना है आपको। मोम एक प्रकार का क्या है? एंजाइम है। तो कान की तो ग्रंथि खत्म हो गई, समाप्त हो गया इसका। ये सेरुमिन ग्रंथि मोम का निर्माण करती है।
दूसरी ग्रंथि जैसे कि हमारी ये आँख है बेटा, आँख समझो ये, तो आँख ये ऊपर वाला हिस्सा, ये नीचे वाला हिस्सा। तो ऊपर वाला हिस्से में एक ग्रंथि पाई जाती है, इस ग्रंथि का नाम है, जो ऊपर वाले आँख के ऊपर वाले हिस्सा पलक के नीचे होती है ना, तो वो ग्रंथि होती है, उसका नाम है लैक्राइमल ग्रंथि। लैक्राइमल ग्रंथि। तो लैक्राइमल ग्रंथि होती है, कहाँ पाई जाती है? आँख में, आँख में पाई जाती है। तो ये क्या स्राव करती है भैया? आंसू स्राव करती है, आंसू का निर्माण करती है। अब आंसू में क्या पाया जाता है? लाइसोजाइम। लाइसोजाइम, लाइसोजाइम, लाइसोजाइम एक प्रकार का ऐसा एंजाइम होता है जो बैक्टीरिया को मार सकता है। समझ गए ना? तो छोटे छोटे बच्चों में आप देखेंगे वो जब रोते हैं तो बहुत तेज आंसू निकलता है। तो आँख में अगर कोई बैक्टीरिया घुस जाता है वो जल्दी ही मर जाता है, क्योंकि लाइसोजाइम उसको मार देता है। तो ये हो गई लेक्राइमल। अब आँख के नीचे वाले हिस्से में, ये वाला हिस्सा नहीं, तो इसमें एक ग्रंथि पाई जाती है, उस ग्रंथि का नाम है मोबिमियन ग्रंथि। ऐसे करके लिख सकते हैं, मोबियन ग्रंथि, मोबियन ग्रंथि। ये भी आँख में ही पाई जाती है, समझ गए, आँख के नीचे वाले हिस्से में। तो इससे तेल, मतलब ये जो ग्रंथि होती है तेल का निर्माण करती है, तेल का निर्माण। समझ गए? किसका निर्माण करती है? तेल का निर्माण करती है, जिससे कीचड़ बन जाता है। समझ गए? इसी से कीचड़ बन जाता है, कीचड़। आँख में गंदगी होती है ना, कुछ लोग निकालते रहते हैं जब देखो तब, कुछ लोग बड़ा गंदे किस्म के लोग होते हैं, आँख का कीचड़ निकालते रहते हैं। तो जो आँख का कीचड़ है वो कौन बनाती है? मोबियन ग्रंथि बनाती है। तो तेल का निर्माण करती है, वो तेल वही हो जाता है कीचड़ का निर्माण। ठीक है। अब अगली ग्रंथि पढ़ते हैं, स्वेद ग्रंथि। स्वेद ग्रंथि, स्वेद ग्रंथि। तो स्वेद ग्रंथि कहाँ पाई जाती है भाई? त्वचा में पाई जाती है। ठीक है ना, त्वचा में। तो स्वेद ग्रंथि किसका निर्माण करती है? पसीने का निर्माण करती है, पसीने का निर्माण, पसीने का निर्माण। समझ गए? पसीने का निर्माण। लेकिन इस पसीने में भी एक एंजाइम पाया जाता है, उसका नाम होता है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम, लाइसोजाइम एंजाइम होता है, वो पसीने में पाया जाता है। ठीक है। अगली ग्रंथि का नाम पढ़ते हैं। तो स्वेद ग्रंथि होती पसीने का निर्माण करती है, जिसमें क्या होता है? लाइसोजाइम नाम का एंजाइम होता है। तो जिनसे एंजाइम स्त्रावित होगा वो सब कैसी ग्रंथि हो जाएंगी? बहिस्रावी ग्रंथि हो जाएंगी। अब आप लोग ये बताइए, क्या आँख से जो तेल का निर्माण होता है, जो कीचड़ होता है, उसमें क्या ब्लड होता है? नहीं होता है ना, बिल्कुल नहीं होता है। उसके बाद लैक्राइमल ग्रंथि से जो आंसू निकलता है, उसमें क्या ब्लड होता है? नहीं होता है। कान होता है, कान में सेरुमिन ग्लैंड पाई जाती है, उसमें मोम बनता है, मोम निकलता है। तो क्या कान से खून निकलता है? नहीं निकलता है। तो ये जो एंजाइम है ये ब्लड से कनेक्ट नहीं होता है, ब्लड से कभी भी जुड़ता नहीं है। तो आगे वाली ग्रंथि पढ़ते हैं। अगली ग्रंथि है तेलीय ग्रंथि। तेलीय ग्रंथि। तो तेलीय ग्रंथि जो होती है ज़्यादा मात्रा में कहाँ पाई जाती है? नाक के ऊपर। समझ गए ना, नाक के ऊपर। तो नाक के ऊपर देखना आप लोग, तो उसमें बड़ा चिकना चिकना लगा रहता है, तो उसे को कहते हैं सीबम। समझ गए ना, सीबम, सीबम पचर पचर निकलता रहता है ना, सीबम होता है वो। ठीक है। तो सीबम का निर्माण करती है। सीबम एक प्रकार का क्या है? मोम है। समझ में आई बात? अब मोम एक प्रकार का, ये प्रकार का क्या हो जाएगा? एंजाइम हो जाएगा। तो जिससे नाक जो होती है, त्वचा जो होती है, बड़ा चिकनी रहती है, बहुत ही मुलायम रहती है। अगली ग्रंथि है लार ग्रंथि। लार ग्रंथि। तो देखिए लार ग्रंथियाँ मनुष्य के शरीर में कितनी होती हैं? 3 जोड़ी होती हैं। समझ गए ना? तो इनसे तो पाचक एंजाइम निकलते हैं, पाचक एंजाइम। तो ये तो पाचन वाले चैप्टर में आप लोग देख लेना, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। पाचक एंजाइम वो निकलते थे ना, टाइलिन वगैरह सब निकलते थे। लेट नामक एंजाइम मैंने बताया था ना, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, वो सब उसी में देख लेना आप लोग। ठीक है। अगला हो जाएगा जठर ग्रंथि।
जठर ग्रंथि। तो जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? आमाशय में पाई जाती है, ठीक है ना, आमाशय में। वो भी पाचन में है, मिल जाएगा आप लोगों को। तो आमाशय में जठर रस स्रावित होता है, जठर रस, जठर रस स्रावित होता है। इस जठर रस में अनेक प्रकार के एंजाइम होते हैं। तो जठर रस में होते हैं पाचक एंजाइम, पाचक एंजाइम। पाचक एंजाइम कौन कौन से होते हैं जठर रस में? पढ़े होंगे आप लोगों ने। एक होता है रेनिन, एक होता है पेप्सिन, रेनिन और पेप्सिन। अब रेनिन का कार्य क्या है वो भी आपने पढ़ा होगा अच्छी तरीके से। तो रेनिन का काम होता है दूध को पचाने का, दूध को पचाने, दूध को पचाने का कार्य कौन करता है? रेनिन नाम का एंजाइम। और पेप्सिन नाम का एंजाइम क्या करेगा भैया? तो पेप्सिन नाम का एंजाइम जो होता है प्रोटीन को पचाता है, प्रोटीन को पचाने का कार्य करता है। ये भी पढ़ा चुके हैं आप लोगों को पाचन नाम के चैप्टर में, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। एक ग्रंथि आपने और पढ़ी होगी, म्यूकस ग्रंथि, म्यूकस ग्रंथि। तो म्यूकस जो है एक प्रकार का चिकना पदार्थ है। म्यूकस क्या है? चिकना पदार्थ है जो कहाँ पाया जाता है? जो आंत में, बड़ी आंत होती है ना, बड़ी आंत, उसमें होता है, बड़ी आंत में। और उसके बाद हम लोग खाना खाते हैं तो मुंह में भी म्यूकस होता है हल्की मात्रा में, जो भोजन को क्या कर देता है? चिकना कर देता है, भोजन को चिकना, मुलायम, समझ गए। म्यूकस, म्यूकस एक प्रकार का एंजाइम है। म्यूकस क्या है भैया? एंजाइम है, म्यूकस एंजाइम, एंजाइम, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपने एक ग्रंथि और पढ़ी होगी जिसे कहते हैं लीवर, लीवर, लीवर मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है। लीवर एक प्रकार की बहिस्त्रावी ग्रंथि है, बहिस्त्रावी ग्रंथि, समझ गए ना। इससे अनेक प्रकार के एंजाइम निकलते हैं, ध्यान रखना है, जैसे कि ALT, LDH, ठीक है, और GGT, इस प्रकार के एंजाइम निकलते हैं जो भोजन को पचाने का कार्य भी करते हैं। और लीवर के बारे में अलग से हम पढ़ाएंगे आपको, ठीक है ना। फिलहाल आप लोग ये समझ लीजिए कि लीवर ही पित्त का निर्माण करता है ना, पित्त होता है ना, इतना समझ लीजिए। वहाँ की ये सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर है। और लीवर अलग से पढ़ा देंगे आप लोगों को। तो ये हो गई बहिस्त्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि दूसरे वाले पार्ट में होंगे, ये हो जाएगा पार्ट नंबर 1, और दूसरा पार्ट अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ग्रंथि नाम का चैप्टर, ग्रंथि समझ गए आप लोग, एक प्रकार का थैला होता है, एक प्रकार का अंग होता है जो हार्मोन निकालेगा या फिर एंजाइम निकालेगा। ग्रंथि कितने प्रकार की? 3 प्रकार की, बहिस्त्रावी, अंतःस्रावी, मिश्रित ग्रंथि। एंजाइम किसे कहते हैं? ये रसायन होते हैं, ठीक है ना, रसायन क्रिया में भाग लेते हैं, भोजन का पाचन करते हैं और जटिल अणुओं को ग्लूकोज में बदल देते हैं, छोटे छोटे अणुओं में बदल देते हैं। इतना हो गया था। हार्मोन क्या है? शरीर का विकास करते हैं, प्रजनन क्रिया में सहायता करते हैं, गुस्सा, घृणा, प्रेम वगैरह। दुनिया भर का लोग ड्रामा करते घूम रहे कि तुमको मुझको देख करके प्रेम हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, खाली हार्मोन का काम है। बहिस्रावी ग्रंथि, बहिस्रावी ग्रंथि एंजाइम निकालती है, नली उसमें होती है, सेरुमिन हो गई, मेबियन हो गई, स्वेद ग्रंथि हो गई, और अगला क्या था? तेलीय ग्रंथि हो गई, जो नाक के ऊपर होती है, सीबम बनाती है, मोम होता है। लार ग्रंथि हो गई, पाचक एंजाइम निकालती है। जठर ग्रंथि हो गई, आमाशय में पाई जाती है, जठर रस निकालती हैं। रेनिन होता है और पेप्सिन होता है। म्यूकस आंत में होती हैं और गले में पाई जाती हैं, मतलब जो भोजन को चिकना बनाती हैं। लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि है, इसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसको कहाँ पढ़ेंगे? अलग से पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।